नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त को जब आपके एडमिट कार्ड जारी हुए, मैंने सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था ग्रुप में कि एडमिट कार्ड जारी होंगे। जब आप रेट को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि कल संडे को मेरी किसी अधिकारी से बात हुई थी और जब मैं पूछ रहा था तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी है हमारी तरफ से ऑलमोस्ट। तो यहाँ में आरजेएस मेंस का जब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपकी तैयारी चल रही है, 3 चीज़ों पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हूँ। एक एग्ज़ाम पेपर को लेकर, दूसरा जजमेंट राइटिंग को लेकर और तीसरा ऐसे को लेकर। कई बच्चों की शिकायत है कि सर आप कहाँ चले गए थे, आपने आरजेएस मुख्य परीक्षा को लेकर हेल्प क्यों नहीं की थी। देखो, कहीं परिस्थितियां हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्यों नहीं था आपके साथ। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि किस कारण से मैं मुख्य परीक्षा के लिए जजमेंट राइटिंग की क्लास लेने से वंचित रहा। उस पर चर्चा नहीं करना चाहता मैं। कभी फुर्सत मिलेगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो तब चर्चा करेंगे सामने बैठकर। अभी लगभग 15 दिन बाकी हैं। मैं जजमेंट राइटिंग को लेकर भी चर्चा करूंगा। आपने पिछले लंबे समय से लॉ को पढ़ा है, आप लॉ की सेल्फ तैयारी कर रहे थे। जजमेंट और ऐसे 2 ऐसे एस्पेक्ट थे जहां से आपको मेरे से थोड़ी बहुत हेल्प की उम्मीद थी। और जजमेंट राइटिंग और ऐसे के कई टॉपिक्स से लेकर और मैंने उपलब्ध कराए हैं ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप के 8-10 बच्चों ने उन्हीं चीज़ों को लेकर जो इधर उधर शिकायत की, चाहे वो कॉपी को लेकर हो चाहे ऐसे को लेकर। मैं स्वागत करता हूं उन लोगों का जो ये प्रयास करते हैं कि कोई सामग्री केवल हमें ही मिले और किसी दूसरे को ना मिले। परिणाम के लिए भी आप बेफिक्र होकर भगवान पर निर्भर रहिए, बहुत अच्छा परिणाम देंगे आप लोगों को जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। जजमेंट के एस्पेक्ट पे मैं अभी भी क्लास लेने को तैयार हूँ और क्लास लूँगा मैं। जजमेंट राइटिंग आपने अपने स्तर पे सीखी है, प्रयास किया है, चाहे बुकों से किया हो या कहीं से भी किया हो, और अच्छा प्रयास ये रहा कि इस बार बड़ी कोचिंगों ने भी सभी ने जजमेंट राइटिंग करवाया। क्या कारण था, क्या नहीं था, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी जजमेंट राइटिंग उन्होंने कहीं ना कहीं करवाया, चाहे पहले से जजमेंट लिख के लाए हों और उसको पढ़कर सुनाया हो, पर उन्होंने जजमेंट राइटिंग के प्रयास किए, चार्ज वगैरह लगाना को बताया, सारी चीज़ों पे चर्चा की। अब जजमेंट राइटिंग कम समय में और किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ पर हमें ऐसे में किस चीज़ को पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। पेपर को लेकर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पेपर जो आपका 31 और 1 तारीख को होने वाला है, उस पेपर को लेकर कहीं लोग जो पहली बार बैठ रहे हैं उनको ये भी पता नहीं है कि क्या है, कितने पेजों का आंसर कॉपी आती है, कैसा लिखना है, कितनी जगह आती है, क्योंकि परिचित नहीं है। एक ऐसा A4 साइज का एक पेपर मान के चलो कि आपका पेपर है, यहाँ 2 लाइन में क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 21 लाइन आती है खाली, लाइनें आती है, ब्लैंक पेज नहीं आता। 21 लाइन आपकी A4 के पेज पर आती है और ये एक पेज होता है। ऐसे पेज आते हैं 48 से लेकर 52 पेज, ये आपकी पूरी कॉपी आती है आरजेएस मुख्य परीक्षा की। 52 पेज से लेकर 48 से लेकर 52 पेज की कॉपी आती है। और जैसी मैंने टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाई थी वो लगभग 44 पेज की कॉपी थी। यहाँ 4 पेज वेस्ट मान सकते हो आप कि 48 में से 44 पेज ही ऐसे होते हैं जो वर्किंग के लिए होते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उनकी जो क्वेश्चन के लिए टेबल मार्किंग के लिए जो टेबल बनी होती है वो सारी चीज़ें बनी होती है। पेपर किस लेवल का आएगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट लेवल तो मेंटेन करता है, और क्यों करता है, कट ऑफ के लिए करता है। इस बार कम समय में पेपर ले रहे हैं, कोई ये उम्मीद करके बैठा हो कि पेपर इजी आएगा तो बिल्कुल छोड़ देना उम्मीद, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है और अच्छा लेवल का सेट किया है। दूसरी चीज़,
इस बार जजमेंट राइटिंग थोड़ी लेंथी है, जजमेंट बड़े आएंगे और आपको उसके लिए तैयार रहना है। जजमेंट एक बार पढ़ना है और उसके बाद ही आपको डायरेक्ट जजमेंट करना है, क्योंकि जजमेंट 10 नंबर का ही होता है, टाइम बहुत कंज्यूम करता है। आप इसका वेटेज समझ पाते हो कि 10 नंबर के लिए आपको कम से कम एक जजमेंट में 20 मिनट खर्च करने पड़ते हैं। और 20 मिनट तो तब है जब अब तक केवल एक ही व्यक्ति का स्टेटमेंट आ रहा था, प्रोसिक्यूशन स्टोरी आ रही थी। अब अगर दोनों तरफ की स्टोरी आती है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की, तो आपका जजमेंट नेचुरल रूप से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जहां प्रोसिक्यूशन स्टोरी आती है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिफेंस अपनी तरफ से बना सकते हो, प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अलावा एक्स्ट्रा एविडेंस भी खुद की तरफ से बना सकते हो। जहां प्रोसिक्यूशन स्टोरी प्लस डिफेंस दोनों आ जाता है, वहां स्टोरियां बनाने का या खुद की तरफ से एविडेंस बनाने के चांस कम से कम होते चले जाते हैं। इस चीज़ को आप समझ पाते हो। ए से भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है, जो स्पेशली थर्ड वाला टॉपिक आता है ऐसे का। देखो 3 ऐसे आते हैं, 1 2 3, ये 20 नंबर का आता है, ये 15 का और ये 15 का। ये ऐसे एकदम रेंडमली टॉपिक आएगा और कहीं ना कहीं उसके लिए मेंटली हमें प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि पेपर कैसे कंप्लीट किया जाए, और उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पीड पता होनी चाहिए, और स्पीड पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम हम पेपर में मिलेगा, कितने समय में कितनी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, और उसके लिए आप यहीं से टारगेट बना के निकलें। सबसे पहले पेपर कंप्लीट कैसे करें उस पर बात करते हैं। एक पेपर के अंदर 4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, कभी कभी ये 8 भी हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे, और 10 मार्क्स के 2 जजमेंट आते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो 22 होते हैं या 23 होते हैं। 23 उस दशा में होते हैं जब जजमेंट 1 आता है, एक आपसे ऑर्डर लिखवा लेते हैं 6 नंबर का, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या 1 बढ़ा देते हैं। तो ये 22 या 23 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स। आप 1 मिनट में अपनी स्पीड चेक करो कि आप 1 मिनट में कितना लिख पाते हो। आप चेक करोगे तो आप 4 लाइन लिख पाओगे। कोई भी टॉपिक जो आपका पसंदीदा हो, चाहे खुद के बारे में लिखो, 4 लाइनें लिख पाओगे, मीन्स आप 35 से 40 शब्द लिख पा रहे हैं। और एक पेपर में आपको कितना लिखना है कितना नहीं लिखना यहीं से डिसाइड हो जाएगा। आप पेपर के अंदर नहीं सोच के जाओगे कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, आप बाहर से एक रोड मैप तैयार करके जाओ कि मुझे तो इतना लिख के और छोड़ देना है। कॉपी कैसे चेक होती है आपने देख रखी है, जिन्होंने नहीं देखी मैंने कॉपी शेयर करने के प्रयास किए, और जो मैंने ऐसे की कॉपी शेयर की हो या अदर की हो, आपको पता है सब में कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज हैं। लीगल इशू किस बात के हैं वो भी आप जानते हो कि कहीं कॉपियां भले कोई भी दिखा दो, अदर कोई यूट्यूब पे दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं एक कॉपी भी शेयर कर रहा हूं या किसी वीडियो भी बना रहा हूं, वहां से इशू क्रिएट हो जाते हैं। रीजंस सबके अपने अपने हैं। अब बात करते हैं कि एक पेपर कैसे कंप्लीट करोगे। 3 मिनट ईच क्वेश्चन को, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए 3-3 मिनट खर्च करने, 30 मिनट में हमें शुरू के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मतलब 12-12 लाइनें प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। अब किसी में आपको 15 लाइनें लिख रहे हो तो अगले में आप 12 की जगह 9 लाइनें कर दो। चीज़ें मैनेज आपको पेपर के अकॉर्डिंग करनी है। आपका जो घड़ी लगी होगी, आपके फर्स्ट 30 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, अगर आपको पूरा पेपर अटेंड करना है। और पूरा पेपर अटेंड करना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जो एवरेज 50 मार्क्स मिलते हैं ना, पेपर पूरा करने वाले को ही मिलते हैं। जो पेपर ही 80 नंबर का अटेंड कर रहा है उसको मार्क्स 40 ही मिलते हैं। आपको पता है हाई कोर्ट के कॉपी चेक करने का पैटर्न। एक सिंगल माइनर मिस्टेक को वो ढूंढते हैं। जैसे 148 एक केविएट वाली धारा है।
आपने 148 ए की जगह 147 ए लिख दिया, एक जगह ऊपर तो लिख दिया कि धारा 148 ए के अनुसार केवीएट यही होती है, और आपने बाद में उसी आंसर के अंदर 2 बार 147 ए लिख दिया। मार्क करेंगे और डायरेक्ट जहां आपको 2.5 मार्क्स मिलने थे 3 में से, उसको डायरेक्ट घटा के और ले आएंगे 1 मार्क्स। तो अब चीजों का अंतर देखो कि वो आपकी गलतियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको टोटली स्केलिंग करनी होती है, कम मार्क्स देने होते हैं, तो वो आपकी गलतियों का इंतजार करते हैं कि कोई गलती करे। और गलतियां क्या करनी है क्या नहीं करनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप पे इस बात पर चर्चा करूंगा। अभी पेपर का टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं हम। ये क्वेश्चनों को आप 5 मिनट खर्च करेंगे 4-4 नंबर वाले पे, और ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे तो लगभग आपको 25 मिनट में ये कंप्लीट करने हैं। यहाँ 10 मिनट प्रति क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन होंगे, आपको यहाँ 50 मिनट खर्च करने हैं। 15 मिनट आप अलग से बचा के रखें, जो आपका इनविजिलेटर होते हैं जो क्लासरूम में रखें, आपसे साइन करवाएंगे। आप पेपर के 22 क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें भी आपको 1-1 मिनट प्रति क्वेश्चन, 1-1 मिनट भी नहीं लगता, 10-10, 12-12, ये मान के चलो कि आप 10-12 मिनट भी लिया आपने, आधा मिनट एक क्वेश्चन को पढ़कर उसको ढूंढने में कि ये कहाँ है। जैसे एक क्वेश्चन था कि क्या विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन कराया जा सकता है। आप जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके सीपीसी के सेक्शन 50 और सेक्शन 52 दोनों दिमाग में आएंगे। फिर आप सोचोगे यार 50 में करूं आंसर कि 52 में करूं, 50 में करूं 52 में करूं। तो ये आपका समय ही कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि दोनों में ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिक्री का इन्फोर्समेंट है। और कई लोग तो गलत जगह चले जाते हैं। एक जगह तो यह है कि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध ही डिक्री पारित की है, और दूसरी जगह की विधिक डिक्री तो पार्टी के खिलाफ पारित की थी, पर पार्टी मर जाती है एग्जीक्यूशन के दौरान, तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो आप ऐसे कहीं क्वेश्चन होंगे जहां आपके दिमाग में चलेगा इसका आंसर कौन से सेक्शन में करूं, कहां इसका आंसर होगा। तो ऐसा आपका 10-12 मिनट वहां खर्च हो जाते हैं, और 4-5 मिनट आपका जो साइन करवाने, एडमिट कार्ड चेक करने आते हैं, कॉपियों पे साइन करने आते हैं, वो खत्म कर देते हैं। तो आप 20 मिनट तो ये मान के चलो कि आपके पेपर में बचे ही नहीं, गायब हैं 20 मिनट। तो आपको 2 घंटे 40 मिनट ही पेपर करने के लिए मिले। अब 2 जजमेंट पे कम से कम आपको 20 × 2 तो चाहिए 40 मिनट, और जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आपका 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम होगा। मैंने 10 मिनट अलग से बचा के रखे हैं, ये आप कहीं भी बैकअप में काम ले सकते हो। स्पेशली आप यहां लोगे या यहां पर लोगे, बाकी जगह तो आपका टाइम सफिशिएंट है इन जगह पर। जजमेंट में सीधा 5 मिनट रीड करने का, जजमेंट को रीड करने में 5 मिनट, क्योंकि उसको रीड करना है। रीड करने के साथ दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन के पक्ष में डिसाइड करना है, या एक्यूज के पक्ष में डिसाइड करना है, या जो प्लेंट लेके आया उसके पक्ष में, या जो रिटर्न स्टेटमेंट पेश कर रहा है उसके पक्ष में। किसके पक्ष में आपको वाद डिसाइड करना है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप एविडेंस सोच ले कि क्या क्या एविडेंस मुझे फ्रेम करना है। ये आपका 5 मिनट में आपने प्रॉब्लम पढ़ के, और 1 मिनट और कि किसके पक्ष में डिसाइड किया किसके में, और अगले 15 मिनट आपके पास जजमेंट लिखने के लिए होने चाहिए, क्योंकि 15 मिनट बिना आप जजमेंट नहीं लिख पाओगे। तो ये मैंने आपको बताया, लगभग 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मैनेजमेंट है, और 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। ये आप कहीं भी बैकअप में ले सकते हो, चाहे आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में लेने हैं या 4 नंबर वाले में, तभी आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे। स्पीड चेक कर लेना, किसी की स्पीड स्लो है तो वो अलग से स्ट्रेटजी तैयार करे कि मुझे इतने इतने क्वेश्चन करके आगे निकल जाना है इतने इतने समय में। ये मैं उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे पता है, कई बच्चों को देखते हैं, कई बच्चों को कॉपियाँ चेक करते हैं, और बच्चों की मैक्सिमम बच्चों की स्पीड पता होती है, देख के पता लगा लेते हैं कितना लिख पा रहा है ये और कितने टाइम में पेपर कंप्लीट करेगा। तो 1 मिनट में आप 4 लाइन लिख पाओगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आप 12 लाइन में जवाब देना है आपको, भले ही वहाँ 21 लाइन आएगी, आपको कितने लाइन में जवाब देना, 12 लाइन में।
कहीं आपको ज्यादा कम करनी है रो, तो अपने अकॉर्डिंग देख ले कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये पेपर कंप्लीट करने को लेकर जजमेंट राइटिंग क्या 15 मिनट में लिखी जा सकती है। सेकेंड एस्पेक्ट हमारा उस पर चर्चा कि क्या 15 मिनट में जजमेंट राइटिंग लिखी जा सकती है। जजमेंट राइटिंग दो चीजें, एक तो आपको क्रिमिनल में डील करनी है, दूसरी आपको सिविल में करनी है। दोनों के बीच कॉमन चीज क्या होगी कि कुछ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता। उन फैक्ट को आप से आपका कोई लेना देना नहीं है, उनको जाने दो। आप देखो कि किस चीज पर डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट वाले फैक्ट को लिखते जाइए। जैसे कोई भी अपराध है, उस अपराध को इन ए सीक्वेंस लो। सबसे पहले ए नामक व्यक्ति है, घर में घुसा, आप लिखो घर में घुसा, ठीक है। ए नामक व्यक्ति घर में घुसा। दूसरा, घर में घुस के उसने गाली गलौज की, गाली गलौज। तीसरा, पीटा, किसी व्यक्ति को पीटा, पीटने में कोई हथियार है तो लिख लो कि लाठी से पीटा है। फोर्थ, और कोई चीज घटना हुई है। ये क्या चीजें हैं? आपके चार्ज के सेक्शन है कि ये चार्ज के हैं। सिविल मामला होता तो क्या होता? सिविल मामला होता तो सबसे पहले कोई भी चीज आई है उसको लिखते चले जाओ कि ये चीज है। सबसे पहले मान लो कि किसी भी चीज के ऊपर है, जैसे सेल डीड बनी या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, एक सेल एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट की सेल एग्रीमेंट था, इस डेट को था। जहां आपको दिख जाए कि 3-4 डेट है, अगर उसी जजमेंट में आपको दिख रहा है 3-4 डेट है, तो वहां आप देख लो कि वहां कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशन का इशू मिलेगा, तो वो डेटे भी साथ में लिखते चलो। सेल एग्रीमेंट है, इस चीज पे डिस्प्यूट है, इस पे है। मैं एक जजमेंट करके दिखाऊंगा आपको कि जजमेंट में कैसे आपको शॉर्ट आउट करना। एक भेजा हुआ है किसी इंस्टीट्यूट का जजमेंट है, उस पर चर्चा करूंगा, मुझे भेजा हुआ और मैंने उसके सोल्व भी किया था, तो उस पर चर्चा करेंगे। वहां चीजें बता दूंगा कि कैसे आपको शॉर्ट में 5 मिनट में जजमेंट पढ़ना, उसकी चीजों को अलग करना है कि किन चीजों पे हमें आंसर फ्रेमिंग करनी है। क्रिमिनल मामलों में क्या क्या जजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी चीजों को हटा दो। 21 स्टेप मैंने आपको बताई थी कि 21 स्टेप होती है क्रिमिनल जजमेंट की। अब बाकी चीजों को हटा दो, कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। सबसे पहले कोर्ट का नाम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट एज पर शेड्यूल नहीं है। जो आपको शेड्यूल दे रखी है सीआरपीसी में, उसके अनुसार अगर कोर्ट का नाम नहीं है तो आपको यहीं से उसका एग्जामिनर का मन फीका हो जाएगा कि भैया इसको तो जजमेंट आता नहीं, इसको वो मर्डर की ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से करवा रहा। और दूसरा, चार्ज प्रॉपर सेक्शन में होना चाहिए। अब चार्ज प्रॉपर सेक्शन में होना चाहिए। आप देखना जितने भी ऑफेंस आपको बताएंगे सब या तो बॉडी के अगेंस्ट होंगे या फिर होंगे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और यहां भी गिने चुने अपराध हैं। और उन मुख्य अपराधों को ही आपको देख के जाना है कि ये मुख्य अपराध कहाँ कहाँ हैं। पर कुछ चीजें जैसे मिसचीफ की कैटेगरी है, हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास की कैटेगरी है, वहां कैटेगरी चेक कर ले एक बार कि कौन सी कैटेगरी के अंदर चार्ज लगाना है। उसको डायग्रामेटिक रूप से 2-3 पेजों पे बना लो कि ये सेक्शन है, इतनी इतनी सजा है यहाँ, ताकि चार्ज फ्रेमिंग करते वक्त आपको दिक्कत ना आए। और उसको 2-4 बार रीड करोगे तो आपको प्रॉपर सेक्शन याद रह जाएगा। बाकी आप सब जानते हो जनरली कौन से सेक्शंस लगाने होते हैं। नॉर्मल मैक्सिमम क्या आता है, मारपीट आती है या वुमन के साथ ऑफेंस आते हैं, आपको सब पता है कहाँ है। एसिड अटैक आएगा, आपको पता है किस सेक्शन में है। अच्छा, एक जजमेंट को लेकर, एक चीज को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि चेन स्नैचिंग ये कहां पर आएगी। देखो, चेन स्नैचिंग में 2 चीजें हैं। एक तो मैं चल रहा हूं और कोई पीछे से आके मेरे गले से चेन को झटका देके तोड़ ले गया, ये लाइक के चोरी है, 379 की चोरी है।
ठीक वैसी ही जैसा कोई मेरा पर्स पीछे से मार के ले गया। तो अगर चेन स्नेचिंग का नेचर ऐसा है, प्रॉब्लम पड़ने से आपको पता लग रही है कि विद इन 5 सेकंड में किसी की चेन गायब होगी, गले से कोई तोड़ के ले गया, तो ये चोरी के नेचर में चेन स्नेचिंग को। पर किसी ने चेन तोड़ी और तोड़ने के दौरान मैंने उसका हाथ पकड़ा, प्रतिरोध किया, उसने मुझे धक्का मारा, मैं गिर गया, ये सब चीजें हुई, मतलब प्रतिरोध किया आपने। प्रतिरोध का मतलब विरोध, धक्का मुक्की हुई, तो ये आप रोबरी के अंदर ले जाओ कि अब चेन स्नेचिंग रोबरी के रूप में हुई है। तो चेन स्नेचिंग के दो नेचर, कि अगर चेन स्नेचिंग विद इन 10 सेकंड में हो रही है तो ये चोरी के नेचर की चेन स्नेचिंग है। और अगर चेन स्नेचिंग के दौरान आपको समय लगा है 1 मिनट 2 मिनट, मैंने चेन तोड़ने की कोशिश करी, आपने विरोध किया, मैंने आपको धक्का दिया, आपको नीचे गिराया, गले में से चेन तोड़ के भाग गया, तो ये सब लूट है, रोबड़ी है। ठीक है, तो ये कहां पे आ जाएगा? लूट के नेचर में। देख लेना, लूट, रोबड़ी बोलते हैं लूट को। पर साथ में आप सावधानी के लिए बीएनएस में जो चेन स्नेचिंग का सेक्शन जोड़ा है उसको भी लिख लें। कहां पर? जब आप चार्ज लिखाएं तो वहां कोष्टक में लिख दे कि ये सेक्शन ऑफ बीएनएस, ताकि आप एडवांटेज ले लें, आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि देखो, अलग अलग जगह आप राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को देखोगे तो उनके पास जब चेन स्नेचिंग का मामला आता है वो 379 में कर देते हैं, कहीं उसको रोबड़ी में करते हैं। दोनों ही प्रकार के सेक्शंस में कर रहे हैं और चल रहा है, इस पर कोई कहीं से आपत्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सेक्शन नहीं दिया हमें, तो आप दोनों जगह ही कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आप चार्ज लगा रहे होते हो, चार्ज लगा रहे होते हो तो बड़ा सेक्शन के अंदर, कोई भी बड़ा सेक्शन है चार्ज का या बिग ऑफेंस जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर स्मॉल चीजें इंक्लूड होती है। जैसे आपने अगर 307 का चार्ज लगाया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो उसमें 323 325 इंक्लूड है। आपको ये अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग देख रहा हूं मैं 307 के साथ 323 लगा देते हैं, 325 लगा देते हैं। कैसे कर सकते हो आप ये? फिर आप ऐसा कीजिए, 323 के साथ 325 भी लगा दो कि पहले थप्पड़ मारा था, उसके बाद 2-5 डंडे से दिया, कोई ना कोई हड्डी ब्रेक हो गई, तो पहले थप्पड़ मारा उसका 323 कर देते हैं, बाकी 325 कर देते हैं डंडे। तो कोई अपराध हुआ तो अपराध ग्रीवियस नेचर पे जा रहा है, तो वहां छोटा तो अपराध अपने आप इंक्लूड है। तो अब चार्ज लगाते वक्त ये सावधानी रखें कि किस सेक्शन के साथ कौन सा सेक्शन चार्ज नहीं लगाना। बॉडी के अगेंस्ट अपराध है, और जब आप दूसरे सेक्शन लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, चाहे प्रॉपर्टी आप वहां जाके लगा रहे हो हाउस ट्रेस पास में, तो वहां ध्यान रखें कि कोई प्रॉपर्टी वाले चार्ज नहीं लग जाए वहां। ठीक है, तो चार्ज लगाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतें, कौन से सेक्शंस के साथ आपको दूसरे सेक्शन यूज नहीं करने। हर चार्ज लगाने का प्रयास करें जो भी उस चीज पे कवर होता है। चाहे गाली गलौज की है, आप 506 लगा दे, बाद में उसमें 506 से फ्री कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप चार्ज लगा दें, ठीक है। अल्टरनेट चार्ज लगाने से बचें। भले ही कह रखा है कि आप अल्टरनेट लगा दें, अल्टरनेट वहीं लगाएं जहां आप नेचर पकड़ नहीं पा रहे हो, तो वहां अल्टरनेट लगा दो कि या तो चोरी किया या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त किया है, तो आप उसमें अलग अलग सेक्शन लगा सकते हो। बाकी आप बचें अल्टरनेट चार्ज लगाने से, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था जजमेंट राइटिंग की, थोड़ा सा कुछ चीजें थी जो आपको क्लियर करनी थी। जजमेंट राइटिंग में आपने क्या किया, सबसे पहले कोर्ट का नाम प्रॉपर लिखा, चार्ज प्रॉपर सेक्शन में लगाया। उसके बाद आप जो फैक्ट इश्यू बना रहे हो या क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड जो बना रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। और एविडेंस का एप्रिसिएशन एक साथ कर दो। क्या करोगे? एविडेंस का एप्रिसिएशन एक साथ कर दो। एक बात लिखो कि साक्ष्य के दोहराव और समय
अभाव के कारण सभी प्रश्नों का साक्ष्य का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। क्रिमिनल मामलों में आप एविडेंस का एप्रिसिएशन एक साथ कर सकते हो। क्या करना है, सभी का, चारों, आपने 4 क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बनाए थे, 5 बनाए थे, क्या उसका इंटेंशन था, क्या उसको अचानक प्रकोपन मिला था, क्या वो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब था या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, क्या सामान्य अपवाद का फायदा देना चाहिए, ऐसे जो भी बना रहे हो उनको विद वन डिसाइड कर दो, सारे एविडेंस का एप्रिसिएशन एक साथ कर दो और 5वां आपका जजमेंट ठीक होना चाहिए। इन 5 चीज के अलावा छठी चीज एग्जामिनर आपकी नहीं पढ़ेगा। इतनी कॉपियां आती है, 3500 कॉपियां हैं, आप 3500 बच्चे हो, 3500 कॉपियों के 7000 जजमेंट है और ये सारी कॉपियां विद इन 15 दिन में सारी चेक होके फ्री हो जाती है। और ना तो किसी के घर पे ये कॉपियां भेजी जा रही है, हाई कोर्ट में बुलाए जाते हैं एडीजे डीजे रैंक के अधिकारी, वो कॉपियां चेक करते हैं और जब वो वहां बैठकर, जैसे हम एग्जाम देंगे 3 घंटे 2 घंटे 5 घंटे का एग्जाम एक दिन में दोगे, ऐसे वो 5 घंटे कॉपियां चेक करते हैं 2 शिफ्टों में, तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं, हर शब्द पढ़ने के लिए नहीं जाते, इसलिए सीधा वो कोर्ट नाम चेक करते हैं, चार्ज का सेक्शन चेक करते हैं, फैक्टर इशू देखते हैं क्या बनाया है, एविडेंस का एप्रिसिएशन पढ़ते हैं कि कैसे किया है, उसके बाद जजमेंट देखते हैं कि क्या प्रॉपर सेंटेंस दे दिया था क्या। बस 5 चीजों के अलावा छठी चीज क्रिमिनल मामले में चेक नहीं करेगा। तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। सिविल मामले में क्या, सबसे पहले विवादक प्रश्न, फैक्ट इन इशू बोलते हो आप, ठीक है इंग्लिश वाले। दूसरा, एविडेंस, प्रत्येक पर अलग अलग एप्रिसिएशन करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन पे अलग से एविडेंस का, दूसरे पे अलग से, तीसरा पे अलग पे, जितने इशू बनाओगे। और सिविल मामलों में एवरेज इशू आप देखोगे तो 3 से 4 इशू बनते हैं। कोशिश करो कि आप एक ही इशू में 2 या एक ही क्वेश्चन को, जब जैसे आप बनाते हो, क्या ए ने बी के साथ इस तारीख को विक्रय करार किया था और करार के अनुपालन में 10 लाख रुपए एडवांस राशि जमा करा दी थी, तथा क्या यह करार वैध था। एक ही चीज में 2 चीजों 3 चीजों को इंक्लूड करो ताकि क्वेश्चन कम बनेंगे और आपको एविडेंस का एप्रिसिएशन करने में अलग अलग क्वेश्चनों पे नहीं जाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि 3 इशू बनाने में आपका काम चल जाए और एक एक इशू पे 2-2 3-3 मिनट आप एविडेंस का एप्रिसिएशन करें। तो ये एविडेंस का एप्रिसिएशन। और थर्ड एस्पेक्ट आपका ऑर्डर। बस 3 चीजें सिविल मामले में इंपॉर्टेंस रखती है, इन तीनों चीजों को प्रॉपरली आपने कर दिया, सिविल जजमेंट पूरा। हालांकि सिविल जजमेंट में कहीं डिफिकल्टीज होती है क्योंकि आप सिविल सब्जेक्ट को लेकर उतने कंफर्टेबल नहीं हो, विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट एसआरए को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। तो इनको भी हम डील करेंगे, कैसे कम समय में किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा, ऐसे को लेकर बात करते हैं कि ऐसे को कैसे डील किया जा सकता है। 30 टॉपिक लगभग हिंदी और इंग्लिश में मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। हो सकता है कोई टॉपिक जो मैंने चर्चा नहीं किया आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप ऐड कर लें। एक आपका प्योर लॉ का आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को या कोई भी बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर आता है। दूसरा आपका लॉ का जो भी इश्यू होता है उस पर आता है, चाहे वो यूसीसी वगैरह कुछ भी हो। और तीसरा ऐसे रेंडमली आता है और ये रेंडमली ऐसे सबसे खतरनाक आता है। और ऐसा आता है कि शुरू के जब हम 2 ऐसे करने में 1.5 घंटा खर्च कर देते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से करते हैं, शुरू के 2 ऐसे हमें आते हैं। तीसरे ऐसे को जैसे ही देखते हैं हमारा पास समय आधा घंटा होता है, ना दिमाग में आता है क्या लिखना है। जैसे जॉय ऑफ रीडिंग दे दिया, उसके अगेंस्ट में फीमेल फोर्टिसाइड दे दिया, या क्रिप्टो करेंसी दे दिया, उसके
अगेंस्ट में वन नेशन वन इलेक्शन दे दिया। ऐसा कोई भी टॉपिक आपको एक साथ दे देते हैं जहां आपको पहला टॉपिक भी नहीं आता और दूसरा भी नहीं आता, फिर आप प्रत्येक टॉपिक के बारे में सोच सोच के लिखते हो, उस आधे घंटे में बमुश्किल एक पेज आप सोच के भर के लिख पाते हो। तो ये रेंडमली ऐसे इस बार भी बहुत अच्छा टॉपिक है जहां कहीं ना कहीं समस्याएं बच्चों को आती ही है। तो आप कोशिश करें कि इसके लिए ज़्यादा समय बचा के रखें। फर्स्ट ऐसे को 40 मिनट, दूसरे ऐसे को 30 मिनट दें और इसके लिए 50 मिनट बचा के रखें ताकि इस ऐसे को बहुत अच्छे से लिख पाए। ऐसे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बीच का पार्ट होता है वो ज़्यादा रोल नहीं रखता। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना है और कंक्लूजन बहुत अच्छे से करना है, और आप 30-30 ऐसे के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को 5-5, 10-10 बार पढ़ लें। उस 30 टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। नहीं है तो आसपास वाले साथियों से या फिर आकृति मैम से ले लें, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगी। कोई भी प्रॉपर टॉपिक पे आपको लग रहा है कि आपके पास ना तो कंक्लूजन है ना इंट्रोडक्शन है, तो आप उनसे कह दें, वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, अगले 10 दिन हर टॉपिक पर देखो कि इंट्रोडक्शन आपके पास लिखा हो और कंक्लूजन लिखा हो। मेन पार्ट होता है वो अपनी तरफ से लिख सकते हो आप, क्योंकि उसमें उस टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको बताना होता है। कोई आंकड़े हैं, किसी प्रकार का डाटा वो है, क्या उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपके उसमें सजेशन भी आप फीड कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या एक्शन टेकन कर सकती है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, कैसे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू ऐसे होता है। ये प्रत्येक टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है। ई वेस्ट आ गया, अच्छा टॉपिक है ई वेस्ट। आप लिखोगे, आपको एक्चुअल में आइडिया नहीं होगा कि ई वेस्ट होता क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब है कि आपके मोबाइल कंप्यूटर का जो कचरा होता है, जिनमें आईसी चिपें होती हैं, ये ई वेस्ट होता है। इसको डिस्पोज ऑफ बहुत अच्छी तरीके से करना होता है, वरना विकिरण वगैरह बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कोशिश करें कि 30 टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लें, बाकी रेंडमली नई नई चीज़ों को पढ़ते रहें, देखते रहें। कौन सा टॉपिक आएगा मैं मेक श्योर नहीं कह सकता, पर फिर भी आप चीज़ों को कंप्लीट करें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या चीज़ें आपको देखनी है क्या नहीं देखनी, क्योंकि अभी आपका पेपर बनकर प्रिंट होने के लिए नहीं गया है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर रही होगी कि पेपर कैसे कंप्लीट करना है, जजमेंट राइटिंग में किस चीज़ पर फोकस करना है। बाकी मैं कल से जजमेंट राइटिंग पर चर्चा करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, किसी ने सिलेबस पढ़ा नहीं पढ़ा, उस पर क्या चीज़ें, देखो सिलेबस पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो माइनर एक्ट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। प्री में नहीं दिया था, एक एक क्वेश्चन प्रत्येक माइनर एक्ट से दिया, इस बार ठीक ठाक वेटेज आपको देखने को मिलेगा माइनर एक्ट का। तो माइनर एक्ट बहुत अच्छे से करें, मेजर एक्ट के इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें। मैंने आपको सेक्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं कि ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है, केवल वहीं फोकस करें, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस को कम से कम समय में रिकॉल, देखो आपने पढ़ तो लिया, अब चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको क्यों आंसर राइटिंग के फॉर्मेट बताऊंगा कि 5 आंसर राइटिंग के फॉर्मेट बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चनों के आंसर कैसे कैसे आपको रिटर्न करने हैं, कैसे आंसर लिखने का मैनर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे लिखा जाता है, जजमेंट राइटिंग कम समय में डील कैसे करेंगे, ऐसे को लेकर कुछ चीज़ें। जैसे इंग्लिश ऐसे हिंदी वालों के लिए एक मुसीबत है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी ऐसे मुसीबत है। क्या चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ नेगेटिव जा सकती है उस पर चर्चा करेंगे, और कैसे ऐसे को इजी बनाया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने एक जनरल चीज़ की पेपर कैसे कंप्लीट करना है, क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, स्पीड चेक कर लेना, और जिसकी स्पीड ठीक नहीं है कम से कम आप 10-10 पेपर लिख के देख लें। जिसकी स्पीड अच्छी है वो भी ये देख लें 10 पेपर लिखने, क्योंकि कहीं क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते ही आते हैं, कहीं क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे
जिसके लिए आपको 2-2 मिनट सोचना पड़ेगा, 3-3 मिनट सोचना पड़ेगा। जैसे समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना लेते हैं, तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? तो आप एक शब्द में कह दोगे संसद का कानून प्रभावी होगा। बट रिलेवेंट प्रोविजन पे जाओगे, उसकी लैंग्वेज लिखोगे तो आपको याद ही नहीं आएगा कि रिलेवेंट प्रोविजन कहाँ है, क्योंकि वो तो आपने इंटरप्रिटेशन का रूल बता दिया, या फिर आपने वहाँ बता दिया कि हाँ ऐसा कहीं 2-3 जगह है। चाहे आप इमरजेंसी के समय पे पढ़ लो, चाहे आप 249 से लेकर 254 तक पढ़ लो, पर एग्जैक्ट प्रोविजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। आपका माइंड वहाँ काम नहीं करेगा। जब यहाँ नहीं आप पकड़ पा रहे हो, वहाँ क्या पकड़ पाओगे? ठीक है, तो कई चीज़ें दिक्कत करेगी, समय खाएगी। तो आप कम से कम 10 पेपर लिखकर चेक कर लें कि क्या आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। स्पेशल डिलीवर लो के जो पेपरों को, मेंस के पेपरों को डील कर रहे हैं, वो 2.5 घंटे का टाइम लिमिट लगाकर ही उसको आंसर लिखें, ताकि 2.5 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर पाओ। और जो फुल पेपर 3-3 प्रोवाइड कराए हैं मॉक टेस्ट, उनको आप 3-3 घंटे में कंप्लीट करते हो तो आपका एक परफेक्शन आ जाएगा कि आपको इतने समय में पेपर 2:45 में चेक करें, 2 घंटे 45 मिनट में। सिलेबस जितना हो गया, जितना नहीं हुआ, रिकॉल पे आ जाओ। देखो चीज़ें अब बार बार रिपीट करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ को एक एक दिन में डिस्पोज ऑफ करें। सीआरपीसी है, एक एक दिन में पढ़ो। मैं कहता हूँ 1 से 50 तक के सेक्शन सीआरपीसी चर्चा करूँ तो पहले ही सेक्शन 37 पढ़ो, 31 पढ़ो, 37 पढ़ो, 41 बी। तो मैंने आपको लगभग सेक्शन बता रखे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप इतना समय क्यों खराब कर रहे हैं? और वहाँ मोटी मोटी चीज़ें देखनी है आपको। 41 की लिस्ट चेक करनी है कि वो 9 या 11 ग्राउंड है जिन पर किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार करने हैं, उनको एक एक शब्द चेक कर लो। उद्घोषित अपराधी है, सेना का अभित्याजक है, 7 साल से ज़्यादा का ऑफेंस किया है, कोई अपना पता नहीं दे रहा है 356(5) में, तो वो आप एक एक लाइन में चेक करते जाओ। हाँ ये ठीक है प्रॉपर है, मुझे याद है। ये होता है रिवीजन। अब आप पूरा एक एक लाइन की जगह पूरे सेक्शन को पढ़ रहे हो, ये रिवीजन का तरीका नहीं होता। ये आपने पढ़ लिया है, आप 1 महीने से पढ़ रहे थे। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो 15-16 तारीख तक कंक्लूड कर ले बाकी सिलेबस को। 15-16 के बाद आप कम से कम 10 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करें और आखिरी 5 दिन में एक बार और रिवाइज करें, तब जाके चीज़ें स्थायी होगी। ठीक है, और चीज़ों को लिखने वाला भी अभ्यास कर लें, चेक कर लें 1 मिनट में आप कितना लिख पा रहे हो। क्योंकि वहम होता है कि हम अच्छा लिख लेते हैं, जब लिखते हैं जब पता लगता है कि नहीं लिख पाते उतना। और जब आपको कोई चीज़ याद है फिर लिखने में आप 1 मिनट में 4 लाइनें लिख रहे हो, तो जब चीज़ें याद नहीं होगी तो आप 5-6 लाइनों में ही ख़त्म हो जाएंगे आपके 3 मिनट। जब आप 3 नंबर का क्वेश्चन करोगे, मैंने कहा 12 लाइन लिखनी है, आपके 3 मिनट 6 लाइनों 7 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप देखोगे यार पेपर मैनेजमेंट तो ये था हमारा, अब हम क्या करें? घबरा जाओगे, सांस फूलेगी, तो वो सारी यहीं फुला लो जो भी फुलानी है। चाहे सांस फुलाओ, बीपी बढ़ाना है, घबराना है, यहीं कर लो। 10 पेपर हर कोई लिखकर ट्राई करें, देखें। ठीक है, मेरी कोशिश है कि लास्ट के 7-8 दिनों में मैं टेस्ट पेपर ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बाकी किसी को चाहिए तो मैं बोल दूंगा कि 10 पेपर 200 रुपये की फीस पर आपको प्रोवाइड करवा दें, या मॉक टेस्ट 3-3 मॉक टेस्ट दे लो, 6 पेपर वही हो जाएंगे। 200-250 रुपये उनके लिए फीस रखवा दूंगा मैं टीम को बोलकर, और आप उनको देकर प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करें, चाहे आप किसी भी चीज़ को उठा लें और 20 क्वेश्चन लिख लें। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से जो भी गाइड पढ़ रहे हो, सिंगल पढ़ रहे हो, शेखावत पढ़ रहे हो, परीक्षा मंथन, समर्थ अग्रवाल, जो भी पढ़ रहे हो, 20 क्वेश्चन लिखे, उनका आंसर लिखे और देखिए कि 2.5 घंटे में वो 20 क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हो। हिंदी मीडियम वाले चाहे लॉ फाइटर पढ़ रहे हो, साक्ष्य और प्रक्रिया विधि आती है, सब्सटेंटिव लॉ की आती है, मौलिक विधि, उसमें से कोई भी 20 क्वेश्चन रेंडमली अलग अलग सब्जेक्ट के उठा के लिखे और उनको 2.5 घंटे में लिख लें, अगर आप कोई क्वेश्चन पर पेपर नहीं लगा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर कंप्लीट होना चाहिए। जजमेंट राइटिंग विद इन 20 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे का आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप उसको लिख सकें। जो हिंदी मीडियम में
कि बच्चे इंग्लिश में वीक हैं वो भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को तो लर्न करें ही करें, अदरवाइज नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो आपके माइंड में उसको कंपनसेट करने के लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए। एविडेंस एक्ट, सिविल क्रिमिनल दोनों में आता है, बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ने का प्रयास करें, ताकि वहाँ से जो दोनों पेपर में मिला के 15, 16, 18 नंबर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर दो दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लगभग ये मान के चलो 16 से 20 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाओ। तो अगर कोई एक्ट अगर प्रॉपर जिसमें 167 सेक्शन से और वो आपको 16 से 18 नंबर दिला रहा है, तो आप जान फूंक दो उस पर। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट फेवरेट एक्ट है हाई कोर्ट का, और वहाँ से कोई ना कोई प्रोसीजर प्रॉब्लम बन के आए या डायरेक्ट पूछे, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 9 के साथ आपको 15 पूछ ले, चाहे 11 के साथ 12 पूछे, 10 के साथ आपको 16 पूछे, जो भी आपको पूछ रहे हैं आपको कंप्लीटली उसको आंसर करना आना चाहिए। कल जजमेंट को लेकर चर्चा करते हैं, एक जजमेंट सोल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा जजमेंट में आने वाली प्रॉब्लमों पे भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम्स। घबराइए मत, देखो अधिकतर लोग हिम्मत हार चुके हैं। हिम्मत क्यों हार चुके हैं? 3500 में से 2000 बच्चे तो विद इन कंपटीशन से गायब हो चुके हैं, क्योंकि 1000 तो नए बच्चे थे, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि 45 दिन में करेंगे क्या। अगले 1000 बच्चे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, पजल्ड हो जाते हैं। पजल्ड होने का रीजन भी है कि जिसको सिलेबस लर्न है वो पजल्ड नहीं होगा, जो सिलेबस लर्न करने का प्रयास करता है वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। पर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब विद इन 1500 बच्चों में से 666 बच्चों को इंटरव्यू कॉल होना है, तो आपका कंपटीशन लगभग 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति का कंपटीशन बच रहा है, बाकी भीड़ आपकी बाहर हो चुकी है। ठीक है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति सेलेक्ट होगा जो कंपटीशन में अब है, और जो टाइम मैनेजमेंट पेपर पूरा कंप्लीट करेगा और चीज़ों को ठीक से करेगा वही मार्क्स ले पाएगा। क्या प्लस पॉइंट देखो, मैं कॉपी तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, रीजन की जिनकी कॉपियाँ वो कोई भी अलाउ नहीं कर रहे कि कॉपियाँ दिखा दो, और मैंने ऐसे के संबंध में कोशिश की थी कि एक कॉपी शेयर की और बाद में मुझे हटानी पड़ी, रीजन्स थे। तो कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि हम चाहते तो हैं, कर नहीं पा रहे। बाकी 1-2 लोग हैं उन्होंने अपनी कॉपियाँ शेयर की है यूट्यूब पे, आप वो देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या आंसर लिखने पे कितने मार्क्स दे रहे हैं। तो एक जनरल चीज़ है कि आपने आंसर लिखा है तो 1 मार्क्स काट के दे देते हैं। अच्छा आंसर 6 नंबर वाले में आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, 4 मिल जाएंगे। 4 नंबर वाले में 2.5 से 3 मार्क्स मिल जाते हैं, 3 वाले में 3 में से 2 मिल जाते हैं। पर वो जजमेंट राइटिंग में मार्क्स उड़ा लेते हैं। आप जहाँ भी ठीक करोगे तो कुछ चीज़ें बेकार होगी, तो आप कोशिश करें कि एवरेज आंसर करने का कोशिश करें सभी में। ठीक है, बाकी कल चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।